नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो अपना रहेगा माता का अंचल पाठ। अपनी जो पुस्तिका रहेगी वो रहेगी कृतिका भाग 2। और यहाँ पर जो है मैं कुछ पाठों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका जो है रिवीजन मैंने पहले ही करवा दिया है। तो जो पाठ छूट गए हैं उनका रिवीजन मैंने जो है 2-4 दिन में ही करवाया है, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लेखक परिचय दिया गया है। पहले इसके लेखक जो रहेंगे वो रहेंगे शिव पूजन सहाय। 1893 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है और 1963 में इनका निधन हो जाता है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा कि उनका जो गांव था वो उन्नाव था, जिला भोजपुर बिहार में। तारकेश्वर नाथ पाठ ये लेखक परिचय की बात जो है वो यहाँ पर नहीं की गई है। अपने वहाँ पर भी जो अपना मॉडल पेपर है उसमें भी बात नहीं की गई है कि आपके जो है कृतिका भाग से कोई कवि परिचय भी आएगा। ठीक है, फिर भी जो है ये छोटे वाले सवाल हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर ये रहेगा पहला ही प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके लिए की बात करूँगा। जो अपने यहाँ पे जो खालिस्तान वाले प्रश्न हैं उनको लेके बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पहले से भी मैं बहुत सारी बात जो है वो कर चुका हूँ, बहुत सारे प्रश्न उसके दे चुका हूँ। तो देखिए, लेखक शिव पूजन सहाय का वास्तविक नाम आपसे पूछा जा सकता है तो तारकेश्वर नाथ रहेगा। लेखक के पिता रामनामा बही पर कितनी बार राम नाम लिखते थे, तो वो लिखते थे 1000 बार। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं, फिर भी जो है फटाफट मैं इसको बता देता हूँ। लेखक किसके साथ कुश्ती लड़ते थे, तो बाबूजी के साथ लड़ा करते थे। भोलानाथ की माता के अनुसार बच्चे को खाना खिलाने का तरीका कौन नहीं जानता, तो मर्दुए नहीं जानते। अगला प्रश्न है कि कौन सा खेल लेकर खिलौना लेकर लेखक बाहर गली में खेलने चला जाता है, तो काठ का घोड़ा लेकर चला जाता था। पाठ के अनुसार कड़वा तेल किस तेल का कहा जाता है, तो सरसों के तेल को कड़वा तेल कहा जाता है। हमजोलियों को से मिलकर लेखक के क्या करने लग जाते हैं, तो हमजोलियों से मिलकर लेखक जो वो तमाशे करने लग जाता है। बारात के जुलूस में समधी बनकर लेखक व मित्रों द्वारा किसकी सवारी की जाती है, तो यहाँ पर बकरे की सवारी की जाती है। अगला रहेगा कि ऊंच नीच में भई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। ये पंक्ति जो कब गाई जाती है, जब फसल काटी जाती है। बरखा बंद होते ही बाग में क्या नजर आते हैं, तो बाग में बिच्छू नजर आते हैं। लेखक और उसके साथ में सबसे ज्यादा ढीठ कौन था, भाई बेजू था। अगला है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चौका सुर किसके लिए अल्पाया गया है, तो यहाँ पे ये जो सुर अपनाया गया था वो अपनाया गया था मुसन तिवारी के लिए, और उसने स्कूल में जाके शिकायत भी कर दी। तो ये खालिस्तान वाले क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करवाए जाएंगे। सत्य और असत्य वाले भी यहाँ पर आपको जो है वो नहीं करवाऊंगा मैं। यहाँ पर सीधे आते हैं अपन अति लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं कि माता का अंचल लेखक शिव पूजन सहाय के किस उपन्यास से लिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहाती दुनिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। जहाँ पंक्ति में को पूर्ण करें आप, तो जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ तहाँ का जो है वो खर्चे का तंग होता है। अगला प्रश्न है कि पूजा के समय लेखक शिव पूजन सहाय अपने पिता से किस बात की दिक जो था वो जिद जो था करने लगता था। पूजा के समय लेखक अपने पिता से जो है बबूत का तिलक लगाने की दिक करने लगता था। चौथा हमारा सवाल रहेगा कि लेखक के पिता रामायण का पाठ करते तब लेखक की क्या क्रिया होती थी, तो उस समय लेखक अपने पिता के बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुँह जो है वो निहारा करते थे। पांचवा है कि 500 बार कागज के टुकड़ों पर रामनामा लिख कर आटे की गोलियां में लपेट कर लेखक के बाबूजी क्या करते थे। 500 बार नहीं था भाई, 1000 बार था यहाँ पे। तो लेखक के बाबूजी जो है वो रामनामा वही के में बनी जो आटे की गोलियां हैं उनको गंगा जी में जाकर जो है मछलियों को खिलाया करते थे। नौवां हमारा सवाल रहेगा कि लेखक के पिता कब जो है बनावटी रोने लगते हैं, तो जब लेखक उसकी मूछें नोचने लग जाए तब उनके पिता जो है बनावटी रोना लगते हैं। सातवां सवाल है कि लेखक के पिता किस बर्तन में लेखक को क्या खिलाते हैं, तो पिता जो है फूल के कटोरे में गोरस और भात जो है वो सान कर खिलाते हैं। अगला है कि थाली में दही भात सान कर भोलानाथ की माता किस बहाने से उन्हें खिलाती है। कभी तोता, मैना, कबूतर, मोर आदि पक्षियों को बनावटी नाम लेकर जो है कोर बना बनाकर भोलानाथ की माता उन्हें खिलाती रहती है। नौवां हमारा सवाल है कि भोलानाथ के लिए रंगमंच का क्या साधन था, तो रंगमंच के लिए बाबूजी की जो छोटी चौकी थी उसके ऊपर बैठकर नहाते थे, वहीं पर भोलानाथ के लिए रंगमंच का साधन हुआ करता था। 10वां है कि चंदवा शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, यानी छोटा जो सामियाना होता है वो कहते हैं चंदवा। 11वां है कि खेती करते वक्त लेखक और उसके साथी चबूतरे को किस प्रकार काम में लेते हैं, तो खेती करते वक्त चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती है, उसके नीचे की गली जो है वो कुआं बन जाती है। इस प्रकार जो है खेती का काम करते हैं। ठीक है, तो दो लड़के बैल बनकर क्या कार्य करते हैं, तो दो लड़के बैल बनकर जो है मोट खींचते हैं। अगला सवाल है कि बाबूजी के अलावा बच्चों के द्वारा खेले गए नाटकों के दर्शक और कौन होते हैं, तो रास्ते में चलने वाले जो बटोही एवं अन्य ग्रामीण जो है इनके तमाशों के दर्शक बन जाते हैं। माता का अंचल पाठ में किस मेले का जिक्र किया जाता है, तो माता के अंचल पाठ में जो है वो ददरी के मेले का उल्लेख किया गया है। 15वां सवाल है कि मूसलाधार बारिश होने पर लेखक और उसके साथी पेड़ों की जड़ से किस प्रकार सट जाते हैं, तो लेखक और उसके साथी जो है पेड़ों की जड़ से बिल्कुल इस प्रकार सट जाते हैं जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक गई हो, वैसे के वैसे ये पेड़ों से चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुजी ने किसकी खबर ली थी, तो गुरुजी ने तारकेश्वर नाथ अर्थात लेखक की खबर ली थी। अगला है चिचोरी शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो चिचोरी का अर्थ होता है दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती को कहते हैं चिचोरी करना। अगला रहेगा कि राम जी की चिरई राम जी का खेत खा लो चिरई भर भर पेट, कौन गा रहा है, तो खेत से अलग खड़े होकर भोलानाथ स्वयं जो है द्वारा ये पंक्तियां गाई जा रही हैं।
जब बेतहासा होकर लग भोलानाथ घर दौड़कर घर में घुसा तो बाबूजी कहाँ बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे। तो उस वक्त बाबूजी जो थे वो बैठे में ओसारे में यानी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। और 20वां हमारा सवाल रहेगा कि भोला के बेतहासा दौड़कर भागे हुए घर में आने पर मैया क्या करती है। तो मैया जो है वो चावल अमनिया साफ़ कर रही थी उस समय। मैया अच्छा माँ क्या कर रही थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर माँ जो है वो यानी चावल जो है वो साफ़ कर रही थी। अगला प्रश्न ये लघुतरात्मक प्रश्न है। थोड़े ज़्यादा इनको मैं नहीं बताऊंगा, विस्तार से इनको नहीं बताऊंगा, फटाफट जो है इनका थोड़ा सा रिवीजन मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। देखिए, शिवपूजन सहाय को उनके पिताजी भोलानाथ कहकर क्यों पुकारते थे। तो जब स्नान आदि के बाद पूजा पर बैठते समय लेखक दिक्क करने पर उसके पिता जो है भभूत का चौड़ा तिलार पर त्रिपुंड लगा देते थे। तो लेखक की लंबी लंबी जटाएँ और भभूत रवाने में जो है बम बोला वो लगते थे। और बम बोला जिसे प्रतीत होने के कारण उनके पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहते थे। दूसरा प्रश्न है कि महतारी के हाथ से खाना खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा। माता का आंसर पाठ के आधार पर आपको बताना है और तर्क भी देना है। तो मैया लेखक के बाबूजी से कहती है कि ये 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुँह में देते हैं, जिससे थोड़ा खाने पर भी बहुत खा जाने का आभास उन्हें होता है और वह उब कर खड़ा हो जाता है। उसके अनुसार बच्चों को जो है पुरुष जो है वो बच्चों को भरपेट खाना खिलाने का तरीका नहीं जानते, जबकि माताएं अक्सर पेट भर जाने के बाद भी जो है खिलाने की जिद करके अलग अलग बनावटी पक्षियों के नाम लेके जो है कोर बनाकर उनको खिला देती हैं। और लेखक की माता भी मानती है कि बच्चे को भरमुँह है और कोर खिलाना चाहिए जिससे बच्चा भूखा ना रहे। ठीक है। तीसरा वाला सवाल है कि लेखक किस प्रकार कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में आते हैं, उस रूप वर्णन को जो है शब्द चित्र के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना है। तो माता जो है अपने पुत्र को पकड़कर एक चुल्लू कड़वा तेल जो है लेखक के सिर में डालकर उसकी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती है और उसे फूलदार लट बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती है। तब लेखक खां से कन्हैया लगने लगते हैं और वे सिसकते हुए बाहर आते हैं। डर से कांपते हुए भी भोलानाथ को देखकर उसकी माता की स्थिति का वर्णन आपको करना है। तो डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माता ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। सारे काम छोड़कर अधीर होकर भय का कारण पूछने लगती है और अपने पुत्र को अंग भर कर दबाती है। उसके अंगों को आंचल से पहुँचकर चूम लेती है। उन्होंने जल्दी हल्दी पीसकर भोला के घावों पर लगाई। इस प्रकार माता स्वयं बड़े ही संकट में पड़ गई थी। 5वां हमारा सवाल है कि भयभीत भोलानाथ की मनोदशा का वर्णन करना है। तो भयभीत भोलानाथ था वो रोता हुआ कांपता हुआ माता के अंचल में जाकर सिमट जाता है। कांपे हुए धीमे स्वर से साँ साँ कहते हुए थर थर वो कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, डर के मारे आंखें नहीं खोल पा रहा था, होठों में कंपन होने लगा था और माता के अंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया में छिपकर वह सुकून का अनुभव कर रहा था। ठीक है, ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखिए, अपना अगला जो पार्ट रहेगा यहाँ पे जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसके लेखक जो रहेंगे वो रहेंगे कमलेश्वर। जन्म इनको 1932 में और मृत्यु इनकी 2007 में हो जाती है। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन भी मैंने जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने थे मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, इसलिए मैं जो है सीधे ही जो अपने लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं उनको लेके मैं बात करता हूँ। अति लघुतरात्मक की क्वेश्चन रहेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ की शुरुआत में किस घटना का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो जॉर्ज पंचम की नाक के जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली जो घटना है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। दूसरा प्रश्न रहेगा कि लंदन के अखबारों में किस प्रकार की खबरें आ रही थी। तो लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए वो क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। और तीसरा प्रश्न है कि एलिजाबेथ के हिंदुस्तान दौरे के समय कौन से दिन बीत चुके थे। तो नए ज़माने में फौज फाटे के साथ निकलने के दिन जो है वो बीत चुके थे। अखबारों में किसके कारनामे छपे थे। अखबारों में प्रिंस फिलिप के जो है वो कारनामे छपे हुए थे। 5000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर रानी कौन से हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। तो पालम हवाई अड्डे पर ये उतरने वाली थी जो कि दिल्ली में था। दिल्ली में बड़ी मुसीबत क्या थी। तो दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की बड़ी मुसीबत थी। जिन लाटू के नाकों पर लोगों के हाथ पहुँचे उन्हें उतारकर कहाँ पहुँचा दिया गया। तो उन्हें अजायब गृह में पहुँचा दिया गया। हथियारबंद पहरेदार के गश्त लगाने पर भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक किसी स्थान से गायब हो जाती है। तो जॉर्ज पंचम की इंडिया गेट वाली जो मूर्ति है उसकी नाक जो थी वो गायब हो जाती है। दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म किसे दिया जाता है। तो मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मूर्तिकार ने जिन हुकामों के चेहरे देखे वे कैसी हालत में थे। तो वे लटके हुए, उदास और बदहवास थे। लाट के नाक लगाने के प्रश्न को लेकर मूर्तिकार के मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि लाट कब कहाँ बनी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया आदि प्रश्नों की जिज्ञासा मूर्तिकार के मन में उठी थी। अगला सवाल है कि फाइलें सब कुछ अधम कर चुकी थी, इसका कथन किसका है। तो उक्त कथन जो है वो हुकामों के सम्मुख जो है क्लर्क का रहा है। अगला प्रश्न है कि फाइलों से लाट की जानकारी न मिलने पर लाट की नाक का दारोमदार किसे सौंपा गया। तो एक खास कमेटी बनाई गई और लाट की जो नाक थी उसका जिम्मा उसे ही सौंपा गया था। 14वां प्रश्न है कि किसका भाषण अखबारों में छपा था। तो सभापति का जो भाषण था वो अखबारों में छपा हुआ था। 15वां प्रश्न है कि पहाड़ी प्रदेश में पत्थरों की खानों के दौरे से हताश लौटा मूर्तिकार किस नतीजे पर पहुंचा था। तो दौरे से हताश लौटा मूर्तिकार इस नतीजे पर पहुंचा कि लाट में प्रयुक्त पत्थर जो है विदेशी है। बंद कमरे में मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया। सुझाव ये दिया कि देश के नेताओं की मूर्तियों में से किसी एक की नाक इस लाट पर ठीक बैठे तो उसे उतार कर लाट पर लगा दी जाए।
17वां सवाल है कि भारतीय लाटू के लिए मूर्तिकार कहाँ का दौरा करता है। तो मूर्तिकार जो है वो दिल्ली से मुंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल, पंजाब आदि जगहों पर जो है वो जाता है। सारी पर्यटन कर चुकने के बाद भी मूर्तिकार ने कौन सा हैरत अंगेज ख्याल सामने आया कि तो ये नाक तो ज़रूर लगानी है, इसलिए 40 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है उसमें से किसी एक की जिंदा नाक जो है वो लगा दी जाए। 19वां सवाल है कि मूर्तिकार ने सभापति व अन्य हुकामों से किस बात की इजाज़त मांगी। तो 40 करोड़ की आबादी में से चुनकर जो है एक जिंदा नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाने की इजाज़त मूर्तिकार से मांगता है। अगला सवाल है कि तालाब को सुखाकर साफ कर ताज़ा पानी क्यों डाला गया था, ताकि जो है वो साफ पानी जो है वो उसमें रहेगा तो लाट पर जो जिंदा नाक लगाई गई है वो सूखने ना पाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अभी लघुतरात्मक क्वेश्चन को लेकर बात करूँ तो जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर प्रचलित दास्तान का वर्णन आपको करना है। तो जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर एक लंबी दास्तान है। इसके लिए तहलके मचे, आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव पास हुए, चंदा जमा हुआ, नेताओं के भाषण हुए, गर्मागर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंगे गए, बहस का मुद्दा नाक हटा दी जाए या रहने दी जाए ये रहा था। दूसरा प्रश्न है कि एलिजाबेथ के भारत आगमन के दौरे का असर जो है वो किन पर हुआ था। तो एलिजाबेथ के भारत आगमन के दौरे का असर जो है इंग्लैंड और भारत दोनों जगहों पर देखा जा सकता है। समाचार पत्र हैं, पूरी दिल्ली है, रानी का दर्जी था, विभिन्न विभागों के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, मंत्री थे, इस दौरे से प्रभावित हुए थे। अखबारों में रानी है, प्रिंस फिलिप है, नौकर है, बावर्ची है, अंगरक्षक है, कुत्तों तक से जुड़ी खबरें जो है प्रकाशित होने लगी थी और दिल्ली का काया पलट हो गया था। जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को जोड़ने के प्रबंध को लेकर जो है अधिकारियों और मंत्रियों में जो है परेशानी भी नजर आई थी। हमारा तीसरा सवाल रहेगा कि किस प्रकार नई दिल्ली का जो है काया पलट होता है। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। तो सड़कों की मरम्मत है, साफ सफाई है, डामर डलवाना है, किनारों पर संकेत चिन्ह लगवाना है, नाम पट्टी है, रोशनी की उत्तम व्यवस्था जो है की जाती है, सरकारी इमारतों पर, पर्यटन स्थल पर रंग रोगन सजावट, सफाई व्यवस्था, लोन के फव्वारों भी सुधारे जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था भी जो उसमें भी सुधार किया जाता है। चौथा हमारा सवाल रहेगा जो जॉर्ज पंचम की नाक रचना में सरकारी तंत्र और कार्य प्रणाली पर किस प्रकार जो कठोर व्यंग्य किया गया है। तो इस में जो है जॉर्ज पंचम की नाक को प्रतिष्ठा का विषय मानते हुए मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है। रानी के दौरे से राजधानी में तहलका मचना, सरकारी हुकामों से महकमों में रानी के स्वागत को लेकर जो है कमेटियों का गठन करना, योजना निर्माण करना, तरह तरह के प्रस्ताव है, सजावट व समारोह के लिए हो रहे आर्थिक व्यय है, विदेशी शासक की लाट की नाक को लेकर सभी में हो रही बदहवासी भारतीयों को गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है सरकारी तंत्र को देश में सम्मान की परवाह भी नहीं है। ठीक है, पांचवा हमारा सवाल रहेगा कि इस जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसका मूल उद्देश्य आपको बताना है। तो जॉर्ज पंचम की नाक रचना में स्वाभिमान रहित भारतीय शासकों पर व्यंग्य किया गया है, जो आज़ाद होकर अत्याचारियों का स्वागत करते हैं। उन्हें देश प्रेम पर मर मिटने वाले शहीदों के त्याग बलिदान की भी परवाह नहीं होती। गुलाम बनाने वाले देश के शासकों के स्वागत की चिंता उन्हें सताती है और नाक की प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने वाले सामंती वर्ग की परतंत्र मानसिकता को बेनकाब करना ही रचना का मूल उद्देश्य वे मानते हैं। चलिए अगला हमारा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा साना साना हाथ जोड़ी। तो इसमें लेखिका जो रहेगी वो मधु कांकरिया रहेगी और इसका परिचय आपको जो है इस प्रकार यहाँ से अभी देखिए फटाफट जो है इसके छोटे वाले क्वेश्चनों को लेकर अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न जो रहेगा कि साना साना हाथ जोड़ी रचना का प्रकार आपको बताना है। तो इसका जो प्रकार रहेगा वो रहेगा यात्रा वृत्तांत, तो ये यात्रा वृत्तांत रहेगा। दूसरा है कि लेखिका मधु कांकरिया ने किस शहर को इतिहास और वर्तमान से संधि स्तर पर खड़े मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। तो आपको पता होगा कि गंतोक जो शहर है उसको जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। तीसरा प्रश्न है कि साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना के बोल जो है वो लेखिका ने किससे सीखे थे। तो लेखिका ने जो है वो ये जो बोल सीखे थे वो एक सीखे थे नेपाली युवती से। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चौथा हमारा सवाल है कि गैंगटॉक से युमथांग की जो दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ पर ये जो दूरी रहेगी वो 149 किलोमीटर रहेगी। अगला है कि नोर्गे ने जीप में किसकी तस्वीर जो है वो लगाई हुई थी। तो नोर्गे जी ने जो तस्वीर लगाई थी वो लगाई थी दलाई लामा की। छठा हमारा सवाल है कि लेखिका ने चांदी की तरह गुलाबी पत्थरों पर इठलाने वाली नदी किसे कहा है, जो सिलीगुड़ी से उनके साथ थी। तो सिलीगुड़ी से जो उनके साथ थी वो नदी अपनी जो थी वो थी तीस्ता नदी। ठीक है, अगला हमारा सातवां सवाल रहेगा कि हिमालय को सलामी देने की इच्छुक लेखिका मधु कांकरिया को रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी पंक्तियां जो है वो याद आती हैं। तो उनको जो है मेरे नगपति मेरे विशाल ये पंक्तियां जो है वो याद आती हैं। अगला हमारा आठवां रहेगा कि सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल क्या था। तो सेवन सिस्टर्स जो वाटरफॉल था वो था हिमालय के समीप स्थित एक झरना। नौवां हमारा सवाल है कि लेखिका ने बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो क्या हुआ था। तो लेखिका ने जब पाँव डुबोया था तो वहाँ पर वह भीतर तक जो है वो भीग चुकी थी। 10वां हमारा सवाल है कि बीआरओ के कर्मचारी के अनुसार पहाड़ी ने क्या कर रही थी। बीआरओ के जो कर्मचारी थे उनके साथ जो पहाड़ी ने थी वो क्या कर रही थी। तो यहाँ पर रास्तों को चौड़ा बनाने का काम जो थी वो कर रही थी। 11वां हमारा सवाल है कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधे आदिवासी युवतियों को लेखिका ने कौन से जंगलों में देखा था। तो ऐसे कौन से जंगल थे भाई। तो वो जंगल थे अपने
पलामू और गुमला के जंगल। 12वां हमारा सवाल रहेगा कि लेखिका की सहयात्री सखी का नाम आपको बताना है। तो मणि जो थी वो लेखिका की सहयात्री थी। जितेन के अनुसार पहाड़ी बच्चे हर दिन कितनी चढ़ाई जो है चढ़कर स्कूल जाते हैं, तो कितनी चढ़ाई चढ़ के जाते हैं? 3 से 3.5 किलोमीटर जो है वो चढ़ाई चढ़ के स्कूल जाते हैं। 14वां हमारा सवाल है कि बोकू क्या है? तो बोकू जो है वो सिक्किमी एक परिधान है, कपड़ा है, ठीक है, वस्त्र है। 15 हमारा सवाल रहेगा कि पाठ के अनुसार भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो कहा जाता है कटाओ को। अगला प्रश्न है कि कटाओ लायुंग से कितनी ऊंचाई पर है? लायुंग से कितनी ऊंचाई पे है भाई? तो वो है अपने 500 फीट की ऊंचाई पर। अगला सवाल है कि ये लेखिका के बाल राम रोचो किस भाषा के बोल माने जाते हैं? तो ये बोल जो रहेंगे वो नेपाली भाषा के बोल हैं। लेखिका ने सहेली मणि ने से जो है किस कवि की कविता पढ़ने का जो है प्रश्न पूछा था? तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था वो था मिल्टन की कविता पढ़ने का प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि मोग और पोष और माघ में भी बर्फीले इलाकों में क्या नहीं जमता है? तो यहाँ पर जो है वो रहेगा पेट्रोल नहीं जमता है, ठीक है। युमथांग की टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? तो टूरिस्ट स्पॉट जो बनाने का जो श्रेय है वो जाता है कप्तान शेखर दत्ता को, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे समझ में आए होंगे। अब ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो है उनको लेकर बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी जो है वो मानी जाती है कंचनजंगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कंचनजंगा। दूसरा हमारा सवाल है कि यह है प्रेयर व्हील, इसे घुमाने से धुल जाते हैं, तो ये है धर्मचक्र। यहाँ पे यह धर्मचक्र लिखना है और फिर इसके आगे लिखना है सारे पाप धुल जाते हैं। अगला रहेगा तमाम प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक है, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ पर चौथा सवाल है कि पल पल परिवर्तित हिमालय आएगा यहाँ पे। पांचवा सवाल है कि चित्र लिखित सी में और के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। तो पहली में आएगी जो शब्द आएगा वो आएगा माया, और दूसरे में जो आएगा वो आएगा छाया, ठीक है। तो इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत और देने और यह जंग, जिंदा रहने की, यहाँ पर लिखना है जिंदा रहने की जंग। BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का पूरा नाम पूछिए तो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आठवां हमारा सवाल है कि पहाड़ों पर रास्ता बनाने के लिए पहले चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, तो यहाँ पर लिखना है डायनामाइट, ठीक है। नौवां सवाल है कि हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं बन गया है, क्या बन गया है? दर्शन, यहाँ पे लिखना है दर्शन। 10वां सवाल है कि कारण कटाओ सुर्खियों में नहीं आया, किसके कारण? टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण, यहाँ पर लिखना है टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण। देखिए सत्य और असत्य वाले हैं, ये भी अभी जो है करवा देता हूँ क्योंकि अपना यहाँ से जो है किसी भी प्रकार के मेरे प्रश्न नहीं करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे सत्य व असत्य वालों में देखिए पहला सवाल है कि जितेंद्र नॉर्गे जो है, जितेंद्र नॉर्गे मधुर कांकरिया का ड्राइवर कम गाइड था। ड्राइवर कम गाइड था भी बिल्कुल सही बात है, ड्राइवर कम गाइड था। झरने के संगीत के साथ ही लेखिका की आत्मा का संगीत जो है वो सुनने लगी थी, बिल्कुल राइट बात है। झरने के संगीत में बहती जलधारा से लेखिका का मन जो है उदास हो उठा था, बिल्कुल गलत बात है, उदास नहीं हुआ था, प्रसन्न हुआ था। पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी आराम कर रही थी, बिल्कुल ही गलत बात है, आराम नहीं कर रही थी, काम कर रही थी। युमथांग पहुंचने के लिए लेखिका ने लायुंग में पड़ाव लिया था, क्या लायुंग में लिया था? बिल्कुल सही बात है, लायुंग में ही लिया था। लेखिका का गेस्ट हाउस ईंट पत्थरों से बना हुआ था, बिल्कुल गलत बात है, ईंट पत्थरों से नहीं बना हुआ था। बर्फ के ढके पहाड़ कटाऊ में नजर आते हैं, बिल्कुल नजर आते हैं। लेखिका को एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा फीका होता है मंजिल तक का सफ़र, बिल्कुल गलत बात है, मंजिल से कहीं ज़्यादा फीका नहीं होता, बहुत ज़्यादा सुखदायी होता है, सुंदर होता है। अगला सवाल है कि सिक्किम आरंभ से ही भारत का हिस्सा रहा है, तो आरंभ से जो है वो इसका हिस्सा नहीं रहा है। अगला है कि लेखिका के अनुसार मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम ही आविष्कार है, तो ये बिल्कुल क्या रहेगा? लेखिका के अनुसार मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम ही आविष्कार है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये वाला थोड़ा सा क्या लगा कन्फ्यूजन है कि सिक्किम आरंभ से ही भारत का हिस्सा रहा है, आरंभ में नहीं था, बाद में, हाँ बाद में बना था, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी जो है अति लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करेंगे, इसमें लघुतरात्मक प्रश्नों को लेकर बात नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवो तिमरो कौशली, पंक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। दूसरा सवाल है कि नॉर्गे के अनुसार गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई थी? तो गाइड फिल्म की शूटिंग जो हुई थी कवि लॉन्ग स्टोंग नामक स्थान पर जो है इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि संधि पत्र पर हस्ताक्षर किसने और कहाँ किए थे? तो संधि पत्र पर तिब्बत के चीस खे बमसन के लेपचाओं के शोमेन से कुंजते के साथ कवि लॉन्ग स्टोंग नामक स्थान पर संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। लंबा है, थोड़ा सा याद जरूर कर लेना, ठीक है। चौथा है कि सिक्किम की कौन सी स्थानीय जनजातियों के बीच जो है दीर्घकालीन झगड़ों के बाद में शांति वार्ता हुई थी?
तो लेप्चा और भूटिया नामक जो सिक्किम की स्थानीय जातियाँ थी उनके बीच में जो है शांति वार्ता हुई थी। 5वां सवाल है कि ऊंचाई पर चढ़ने पर घाटियों में क्या दिखाई देता है। तो बीच देखो घाटियों में पेड़ पौधों के बीच में ताश के घरों की तरह छोटे छोटे घर जो है वो दिखाई देते हैं। 6वां सवाल है कि ऊंचाई की ओर बढ़ने पर रास्ते कैसे होते हैं। ऊंचाई की ओर बढ़ने पर रास्ते जो है वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार जो है वो होने लग जाते हैं। 7वां सवाल है कि प्रकृति की बिखरी असीम सुंदरता के प्रभाव में सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे थे। तो सभी सैलानी में कौन सा गाना गा रहे थे। सुहाना सफ़र ये मौसम हंसी, है ना। चलिए 8वां सवाल है कि पर्वत, झरनों और फूलों और खूबसूरत वादियों के दुर्लभ नज़ारों के बीच में क्या लिखा हुआ था। तो लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। चलिए अगला है प्रवाहमान झरने, बहती तीस्ता नदी और आवारा बादल के साथ मधु जी ने कौन से फूलों का जिक्र जो है वहाँ पर किया था। तो वहाँ पर जो है प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल जो थे उनका जिक्र जो है वहाँ पर लेखिका करती है। चेरवेती का अर्थ है चलते रहो चलते रहो। मंत्रमुग्ध सी तंद्रिल अवस्था में दूर निकल जाने पर अचानक पाँव में ब्रेक लगने की तुलना लेखिका ने किससे की थी। तो लेखिका ने नृत्य करती आत्मलीन नृत्यांगना के अचानक टूट जाने वाले घुंघरू से इसकी तुलना जो है वो करती है। 12वां सवाल है कि लेखिका ने पहाड़ी औरतों को किस अवस्था में देखा था। तो पत्थर तोड़ते हुए, हाथों में कुदाल हथौड़े लिए हुए, पीठ पर बंधे डोको बड़ी टोकरी में अपने बच्चों को बांधे हुए, वह भरपूर ताकत से जमीन पर कुदाल मारते उन पहाड़ियों को लेखिका ने देखा था। 13वां प्रश्न है कि रास्तों में लगे सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था कि एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, यानी आप ताजुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी जुटलाया है। तो ये बातें वहाँ पर लिखी हुई थी। 14वां हमारा सवाल है कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी होती है कि सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। लेखिका को ये ख्याल जो है वो कैसे आया था। रास्ता निर्माण करती पहाड़ियों को देखकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियों का स्मरण जो है वो लेखिका के मन में ऐसा ख्याल उत्पन्न करता है। अगला सवाल है कि वेस्ट एट रिपेइंग जीवन का प्रति संतुलन लेखिका ने किसे माना है। तो देश की आम जनता को लेखिका ने वेस्ट एंड रिपेइंग तथा जीवन के प्रति संतुलन भी माना है। आगे बात करें सर्म सुंदरियों के खिलखिलाकर हंसने से लेखिका को क्या अनुभव होता है। तो सर्म सुंदरियों के हंसने से लेखिका को यह अनुभव होता है कि जैसे जीवन लहरा उठा हो, सारा खंडहर जो हो ताजमहल बन गया हो। अगला प्रश्न है कि हेयर पिन बैंड से पहले नजर आए 7-8 वर्ष की उम्र के बच्चे क्या कर रहे थे। तो ये पहाड़ी जो बच्चे थे वो स्कूल से लौट रहे थे और यात्रियों से लिफ्ट मांग रहे थे। अगला सवाल है कि स्कूली बच्चों की सायंकालीन दिनचर्या कैसी होती है। तो सायंकालीन जो है वो बच्चे जो है माओं के साथ जो है मवेशियाँ चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगलों से लकड़ियों के जो भारी भारी गट्ठर हैं वो लेके आते हैं। अगला सवाल है कि पहाड़ी रास्तों पर खतरों के प्रति सजग करने वाली चेतावनियाँ जो है किस प्रकार की थी, किस प्रकार लिखा हुआ था। पहले लिखी हुई थी कि धीरे चलिए, घर में आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। दूसरी थी वी केयर नैन इंटर अराउंड। तीसरा सवाल है ताकि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। चौथा था इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यानी लायूं से कटाव के रास्ते में इस प्रकार की जो चेतावनियाँ थी वो लिखी हुई थी। 20वां हमारा सवाल है कि पहाड़ों पर कौन सा जानवर दिखाई देता है। तो पहाड़ों पर काले काले घने घने बालों वाले ढेर सारे याक जो हैं वो दिखाई देते हैं। 21वां सवाल है कि बागानों में युवतियाँ क्या कर रही थी। तो बागानों में युवतियाँ जो चाय की पत्तियाँ थी वो तोड़ रही थी। 22वां सवाल है कि तीस्ता नदी के पानी को अंजुल में भरकर लेखिका ने संकल्प के रूप में क्या प्रार्थना की थी। तो प्रार्थना की कि भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं रूपी जो मनोविकार है वो बह जाएं। 23वां सवाल है कि गाने की धुन पर किसे नृत्य करते देख लेखिका जो है अवाक रह जाती है। तो अपनी 50 वर्षीय सहेली मणि को नृत्य करते देखकर लेखिका जो है दंग रह जाती है। 24वां सवाल है कि पहाड़ी लोगों की जीविका के प्रमुख साधन जो है वो क्या है। तो पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार यहाँ की आजीविका का प्रमुख साधन है। 25वां है कि सिक्किम नवयुवक ने लेखिका को स्नोफॉल कम होने का क्या कारण बताया था। तो युवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल कम होती जा रही है। 26वां सवाल है कि लेखिका की सहेली मणि ने नॉर्वे की बात का प्रतिवाद किस प्रकार किया। नॉर्वे द्वारा कटाव को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड बताने पर मणि ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर है। 27वां प्रश्न है कि कटाव की बर्फीली जन्नत के सौंदर्य से अपराधी पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अपराधी पर देखो असीम सौंदर्य का प्रभाव ये पड़ेगा कि बड़े से बड़े अपराधी जो है वो भी करुणा का अवतार यानी बुद्ध बन जाएगा। 28वां सवाल है कि मणि के अनुसार प्रकृति ने जल संचय का क्या इंतजाम किया हुआ है। तो मणि के अनुसार सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह और गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा के रूप में जल संचय की अद्भुत व्यवस्था जो है वो यहाँ पर करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 29वां हमारा सवाल जो रहेगा, भाई बहुत सारे सवाल जो है वो यहाँ पर हैं, तो आपको जो है सब्र रखना है, एक एक सवाल को यहाँ पर देखना है। मैं फटाफट जो है बोल भी रहा हूँ, धीरे नहीं बोल रहा हूँ आज। ठीक है, तो 29वां सवाल हमारा जो रहेगा कि लेखिका के एक फौजी को कड़कड़ाती ठंड में काम करने की तकलीफ को लेकर पूछे गए प्रश्न के प्रत्युत्तर में फौजी ने क्या कहा था। तो फौजी ने लेखिका के प्रश्न के जवाब देते हुए कहा था कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। 30वां हमारा सवाल है कि फौजी छावनी पर क्या लिखा हुआ था। तो फौजी छावनी पर लिखा हुआ था कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। 31वां हमारा प्रश्न है कि चिप्स बेचती सिक्किमी युवती ने लेखिका को क्या जवाब दिया था। तो लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम सिक्किमी हो, युवती ने जवाब दिया नहीं, मैं इंडियन हूँ।
32वां सवाल कि मणि ने पहाड़ी कुत्तों की क्या विशेषता बताई थी। तो मणि ने पहाड़ी कुत्तों की ये विशेषता बताई कि भौंकते नहीं, सिर्फ चांदनी रात में ही ये भौंकते हैं, ऐसे नहीं भौंकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है 33वां कि लोहती यात्रा में जितेन ने क्या रोचक जानकारी दी थी। तो जितेन ने बताया कि वहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर यहाँ गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे वहाँ चावल की खेती भी होती है। अगला है कि खेदुम क्या है। तो खेदुम जो है वो देवी देवताओं का निवास माना जाता है। मान्यता है कि वहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। ठीक है, तो ये खेदुम रहेगा। 35वां हमारा सवाल जो रहेगा कि जितेन के अनुसार गंगटोक का असली नाम क्या है और उसका क्या मतलब है। तो जितेन के अनुसार असली नाम जो था वो गंगटोक था, जिसका मतलब था पहाड़। देखिए लघुतरात्मक प्रश्न में यहाँ पर नहीं कराऊंगा, उत्तर नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रश्न बता दूंगा कि श्वेत और रंगीन पताकाएं जो किसका संकेत माने जाती हैं। दूसरा हमारा सवाल रहेगा कि पहाड़ों पर रास्ता बनाने के दुस्साध्य कार्य का वर्णन जो है वो किस प्रकार किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों को सामान्य जनजीवन का संक्षेप में तुलनात्मक विवरण आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, अगर आपको आंसर्स पढ़ने हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे इसको निकाल रहा हूँ। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि कठिन परिस्थितियों का सामना करते सीमा पर तैनात फौजियों का जीवन कैसा होता है। तो ये रहा कैसा होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल कौन कौन से हैं उसका वर्णन आपको करना है। चलिए ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो आपके समझ में आ गया होगा। तीनों पार्ट मैंने यहाँ पे कृतिका भाग 2 जो है उसके सारे के सारे यहाँ पर करवा दिए हैं। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि देखो आज जो है अपने लाइट की व्यवस्था भी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो उस हिसाब से वीडियो जो है थोड़े कम ही डाले जा रहे हैं। ठीक है, टाइम की पाबंदियाँ हैं जिसके कारण जो है ऐसी अपने सामने जो है वो परिस्थितियाँ बन गई हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।